नमस्कार मित्रों, बातों बातों में आपका फिर स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि श्री विजय दत्त श्रीधर जी हैं, जो भोपाल में रहते हैं और माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान के संस्थापक और संयोजक के रूप में उनकी एक बड़ी प्रतिष्ठा है देशव्यापी। पत्रकारिता का उनको एक सुदूर अनुभव रहा है। देशबंधु अखबार से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और उसके बाद फिर नवभारत में रहे। नवभारत में संपादक के पद तक जाने के बाद फिर उन्होंने जब सप्रे संग्रहालय की आधारशिला रखी, तब उन्होंने नवभारत पद के संपादक पद का दायित्व छोड़ा है और फिर पूर्ण रूप से सप्रे संग्रहालय को फलीभूत करने में, वो एक पौधा जो उन्होंने बिरवा लगाया था उसको बड़ा करने में लग गए। ये बहुत आरंभिक बातचीत है। मैं मेरे सभी आदरणीय मित्रों का और सहयोगियों का और मुझे इस कार्यक्रम में बल प्रदान करने वाले सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय अनिल चौबे जी आए हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। लोकेश को नमस्कार करता हूँ। सुंदरलाल बाल्मी जी को नमस्कार। शुभम को नमस्कार। सुनीता सिंह जी को नमस्कार। डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी, इनका तो मेरे को नाम लेने में थोड़ा सा वो लगता है क्योंकि वो देवी का नाम है। लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना बटुआ भर जाए। आपको प्रणाम। आप मेरी आदरणीय मित्र हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और लकी रेणु, आपको नमस्कार। सुनीता बुद्धिराजा जी, आपको नमस्कार। राम भाई, आपको भी नमस्कार करता हूँ। 6:35 पर श्रीधर जी ज्वाइन होंगे आपको। इससे पहले अभी हम लोग 2-1 बार आकर विजुअल टेस्ट करते रहे, लेकिन मैंने कुछ एक बहुत इसको बहुत परफेक्ट प्रयत्न तो ना कहिएगा, लेकिन फिर भी कुछ फोटोग्राफ मुझे जो श्रीधर जी से प्राप्त हुए थे वो मैंने कंप्यूटर पे सेट किए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक वानगी है, बताइए, इससे सारा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सप्रे संग्रहालय जैसे होता है ना कि कुछ चावल थोड़े से देखकर आप उसकी खुशबू से पूरे अंदाज लगा सकते हैं कि क्या है। सूर्य सिंह मोहता जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ प्रणाम करने के साथ साथ। हाँ, वो लाइब्रेरी में चूंकि शुभम उस समय तुम अकेले थे, अभी काफ़ी मित्र आ गए हैं तो वो देखना चाहेंगे। मैं फिर वापस आ जाऊँगा। सप्रे संग्रहालय के भवन में इस तरह से दुर्लभ प्रकाशन संग्रहित है। ये सारे बहुत रेयर प्रकाशन जो जिनकी मतलब स्थिति बड़ी खराब है, उनका कागज तक बिस्कुट की तरह खस्ता हो गया है, झरता है, लेकिन उसको उन्होंने इस तरह से सहेज के रखा है श्रीधर जी ने कि मैं इसका क्या कहूँ। जैसे बिल्कुल सही कह रही लक्ष्मी जी, सप्रे संग्रहालय पत्रकारिता का कावा है। ये कुछ कोलाज है, कुछ रेयर पुराने अखबारों का, जिसमें प्रताप दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, केसरी दिखाई दे रहा है, ये सब सारे अखबार दिखाई दे रहे हैं। ये अनेक पत्र हैं जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने श्रीधर जी को लिखे कि वो किस तरह से उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है दुर्लभ समाचार पत्रों को संग्रह करने का। ये लोगों ने 100 साल पुराने रेडियो, जो पुराने समय में जो रेडियो होते थे अपने घरों में, लोगों ने यहाँ पर देना चाहे। उनको लगा कि इन सब चीज़ों की यहाँ कदर ज़्यादा है। यहाँ अपने घर पे तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पर कम से कम ये रखे रहेंगे। मैं एक ही छोटी सी आपको ट्रिप करा के लौट आया वापस और बताना ये चाहूँगा कि ये बड़े परिश्रम से उन्होंने किया। खास तौर से वो स्वयं ही बताएंगे पूरी जर्नी, वो बड़ी भावपूर्ण यात्रा है। भोपाल में कबला पार्क एक जगह है बड़े तालाब के किनारे, वहाँ नगर निगम का एक वाचनालय है। वहाँ पर एक छोटा सा कोई कमरा या कोठरी उनको सबसे पहले इस काम को मिली थी, जब उन्होंने इसका बिरवा लगाया। और कैसे वो एक यात्रा पूरी चली है। उस समय श्रीधर जी
वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नवभारत से जुड़े थे और आगे चल के वो संपादक बने और दो दो बार उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। लेकिन सप्रे संग्रहालय कैसे वहाँ से विस्तार लेता है, कैसे फिर अपने भवन में आता है, ये सब 25-30 साल का जो सपना है, इन सपनों में मैं छोटा मोटा उनका शिष्य, मैं उसका गवाह हूँ, बहुत भावपूर्ण ढंग से गवाह हूँ मैं उन सारी चीज़ों का जो उस संग्रहालय में एक एक करके आई। और ये भी मैंने देखा है कि वहाँ पर कार्य संस्कृति सब कुछ आपके भोपाल में ही है। मुंबई में भी तो सब कुछ है सुरुचि जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ लोकेश, दुर्लभ देवा चित्र को देखने को मिले सोच। तो यहाँ पर श्रीधर जी ने पुराने से पुराने अखबार, लोगों ने अपनी धरोहर, पुराने बुजुर्ग व्यक्ति जिनके परिवार में जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, जो पत्रकार थे, जिनका खजाना था, और उसके कई तरह के किस्से भी हैं कि मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए तो अखबारों का संग्रह या किताबों का संग्रह केवल रद्दी का कोई इकट्ठा करना होता है नई जनरेशन के लिए कि अरे पिताजी क्या करते हैं, ये दादाजी क्या करते हैं, नाना जी क्या करते हैं। लेकिन जो उनको सहेजता है कि एक पन्ना, एक एक टुकड़ा, वो उसकी वैल्यू समझता है, उसमें वास्तव में किस तरह से प्राण है उसको समझ सकता है। तो वो सारी बातें जो हैं वो बहुत मायने रखती है। और उन सब के साथ श्रीधर जी ने देशव्यापी यात्रा की, अपनी छोटी सी टीम है उनकी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, 3-4-5 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, उनके साथ उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, जिसने जहाँ बुलाया वहाँ चले गए। इस समय महान कवि प्रदीप जी की बेटी भी जुड़ी हुई है हमसे और वो कार्यक्रम देख रही हैं। उन्होंने भी संग्रहालय को आकर देखा और उनको ये विश्वास हुआ कि उनके पिता की जो धरोहर है, अनेक किताबें, अनेक साहित्य, उनको लगा कि इस जगह पर ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। उन्होंने 2-3 बार में काफ़ी किताबें श्रीधर जी के संग्रहालय को भेजी और वो यहाँ संग्रहित भी हैं। श्रीधर जी को अपने सारे लोग हैं जो शुरू से जुड़े रहे, उनको वे तक लोग याद हैं जो उस छोटे से कमरे के संग्रहालय में झाड़ू लगाते थे या पानी भरते थे या पानी पिलाते थे या चीज़ों को सहेज के रखते थे। उन तक का भी आज उतना ही मान पान है। जो उनमें से समय समय पे जाते रहे, चले गए, इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करके उनका गला आज भी रुंध जाता है। तो मैं मान सकता हूँ कि कैसे कोई एक व्यक्ति एक संस्था बन जाता है, संस्थान बन जाता है। मैं उनको ढूंढ लाता हूँ अभी, क्योंकि वो मेरे बताए हुए समय से थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं ही सब बताता रहूँगा तो बात बनेगी नहीं। उन्होंने जो एक यात्रा की वो उनके द्वारा ही सुनना उचित होगा। और यह भी है कि देखिए, एक एक चीज़ उन्होंने जुटाई, एक एक चीज़ सहेजी, इसीलिए वो एक ही चीज़ के बारे में जानते भी हैं, उतनी बारीकी से बताते हैं। उनको पता है कि किस अलमारी में कहाँ क्या रखा है। एक तरह का जो उनके स्वभाव में आ गया है। और आज भी उनकी दिनचर्या में सप्रे संग्रहालय में जाकर जो उनको एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो उनको लगातार उस काम को और बढ़ाने में, विस्तार देने में, समय के अनुकूल उसको समृद्ध करने में मदद देती है। श्रीधर जी आ गए, मैं उनको जोड़ लेता हूँ और आगे हम उनके साथ ही भी चलेंगे, क्योंकि वो उनके साथ यात्रा मत देखना, इसी में देख कर। हाँ आ गए सर। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं आप है? बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। मैं आपको खड़े होकर रिसीव कर लेता हूँ पहले। चलिए, जय हो। मैं अभी आपके आने तक यहाँ पर जो खूब सारे लोग आ गए हैं, इनमें आप जानते हैं जयपुर से डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा हैं, उपन्यासकार, कहानीकार, वो देख रही हैं।
प्रदीप जी की बेटी ज्वाइन हो गई है, वो देख रही हैं। उसके अलावा डॉक्टर अनिल चौबे हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक भरतनाट्यम की डांसर रागिनी चंद्रशेखर, बम्बई से सुरुचि मोहता गायिका हैं, सब के सब यहाँ पर हैं। और आपसे ये पूरी एक यात्रा को लेके जो मैंने आरंभ में बताई कि किस तरह से लक्ष्मी जी ने आपको नमस्कार भी किया इसमें लिखकर। आप मिले हो ना जयपुर में उनसे, लक्ष्मी शर्मा जी से? हाँ हाँ, मिले हैं मिले हैं। हाँ, वो बहुत आपके काम को लेकर बहुत मुरीद है। उन्होंने सुबह तय कर लिया था कि वो इस कार्यक्रम में रहेंगी। ये लल्लन जी हमेशा मेरे एक मित्र राकेश श्रीवास्तव जी हैं, आप लापतागंज देखते होंगे सीरियल कभी? टीवी में लापतागंज एक सीरियल आता था। कुछ सर आप सुन पा रहे हैं सुनील सर? थोड़ा सा आवाज का इशू हुआ। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही, अभी आ रही है। हाँ, विजुअल आ रहे हैं, देख पा रहे हैं? हेलो, हेलो। इस बीच वंदना मलिक जी, लक्ष्मण जी कुछ नेटवर्क का विषय जटिल हो रहा है वो, लेकिन फिर जुड़ेगी वो। हाँ सुनीता जी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक से कनेक्ट हो जाए। हाँ जी भाई साहब। हेलो। इसमें नेट कनेक्शन हाँ में हाँ, कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ देखिए अभी बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। हाँ इस समय आ रही है आवाज, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, शुरू कर सकते हैं भाई साहब। हाँ, शुरू अभी करिए। अभी हमने यहाँ सबको बताया कि किस तरह से पत्रकारिता के सुदीर्घ अनुभव के साथ साथ आपने सफरे संग्रहालय की स्थापना का जो स्वप्न देखा था, उसके पीछे क्या मूल कारण रहा, कैसे आपको लगा कि इस तरह की कोई संग्रह किया जाना चाहिए? देखिए दो बातें हैं। हमको 1982 में मध्य प्रदेश जी हिंदी ग्रंथ अकादमी ने एक दायित्व दिया था, और वो दायित्व था मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के इतिहास किताब लिखने का। जी जी किताब सर। हमने कुछ सहयोगियों के साथ पूरी की, अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग जनपदों को या अंचलों को बांटकर। लेकिन जब उसकी हाँ संपादन और तथ्यों के प्रमाणीकरण की बात आई, तो फिर लगभग पूरे मध्य प्रदेश का हमने दौरा किया। उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। उस समय हम जिन जी लोगों जी के पास गए सामग्री के इसके लिए कि हमको ये सूत्र चाहिए, स्रोत चाहिए कि ये जानकारियां हाँ हैं कि जिनकी पुष्टि नहीं हो पा रही, उनका हमको क्रॉस चेक करना है। ऐसे लोगों जी जी में जैसे जबलपुर में पंडित रामेश्वर गुरु जो सबसे प्रमुख, हाँ छत्तीसगढ़ में हरि ठाकुर, ऐसे जी अलग अलग तरह के लोगों से मिलना हुआ। और उस समय ये बात समझ में आई कि ये निजी संग्रहों में जो पत्र पत्रिका और ग्रंथ संजो के रखे हैं लोगों ने, किसी के यहाँ एक पीढ़ी का, किसी के यहाँ 2 पीढ़ी का सामान था, और उन कागजों जी की हालत बहुत जर्जर थी। हाँ उनमें से गुरुजी जैसे जो विद्वान लोग थे वो इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि आखिर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सामान को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि ये इतिहास के जीवंत स्रोत हैं। जी जी सबकी चिंता बिल्कुल एक और थी जी कि वो किसी सरकारी संस्थान या विश्वविद्यालय को नहीं सौंपना चाहते थे।
क्योंकि उन्हें लगता हाँ था कि वहां नौकरी करने आते हैं जो लोग हैं, वो उनके मन में हाँ हाँ वो जो एक मिशनरी जील या हाँ वो बिल्कुल समर्पण और निष्ठा नहीं होती जिस निष्ठा हाँ से इस तरह की बौद्धिक धरोहर को बचा के रखा जा सके। और बिल्कुल मुझे बिल्कुल जी लगता है कि चूंकि शुरुआती दौर से आप इस काम को देख रहे थे, जी तो आपने देखा होगा कि जगह जगह जाते थे, बल्कि एक बार तो एक जगह सामान लेने के लिए हमको 8 बार 9 बार गए, जिनमें से 3 हाँ बार तो उन्होंने बाकायदा निमंत्रण देके बुलाया और एन मौके पर वो बदल गए। उनके दिमाग में आया, एक मोह होता है, यदि जो हाँ जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, सचमुच जो विद्वान है, पढ़ा लिखा विद्वान नहीं होता है, जो सचमुच हाँ विद्वान है, वो इस धरोहर का महत्व समझता है, तो उससे हम अखबार नवीस होने के नाते और एक बड़े अखबार के संपादक होने के नाते यदि हम किसी से कहते 10 20 25 50 हजार रुपए दे दो, शायद 1 मिनट में मिल जाते। लेकिन हाँ जिसके घर में ये 2 2 पीढ़ियों की धरोहर रखी थी, उनसे हाँ निकलवाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें ये भरोसा होना चाहिए था कि यदि वो अपने घर की अमानत निकाल के हमारे हाथों में सौंप देंगे तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा, यह नष्ट नहीं होगी। जो कि हाँ पंडित रामेश्वर गुरु कहा करते थे कि ये हमारे जी घर में सामग्री रखी है तो ये हमारी संपत्ति नहीं है। हाँ यदि जब हम आपको सौंप देंगे तो आपकी संपत्ति नहीं हो जाएगी, ये अमानत है उन पीढ़ियों की जिन्हें अभी पैदा होना है। उनके क्या बात पास इतिहास के प्रामाणिक सूत्र और स्रोत सुरक्षित पहुंचना चाहिए, उसे कितनी इज्जत मिलना चाहिए, इसका बड़ा जीवंत साक्ष्य है। ऐसे तरह तरह के साक्ष्यों से हमारे ये पुराने अखबार और पत्रिकाएं भरे पड़े हैं। और इनका संकलन काम तो शुरू हुआ था मध्य प्रदेश पत्रिका इतिहास लिखने से, लेकिन जब ये चिंता साझा की हमारे विद्वानों से, तो उनको लगा विद्वानों को कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें ये गंभीरता है कि यदि एक छत के नीचे इस सामग्री को सुरक्षित कर दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। अब एक छत के नीचे का भी अपना एक सूत्र है। हमारे यहाँ क्या होता था, चाहे रिसर्च स्कॉलर हो या लिखने वाले हो, ये यदि कहीं किताब किसी के यहाँ से ले आए तो या तो गुमा दी या जानबूझ के कह दिया गुम गई, नहीं दे रहे। यदि अखबार या पत्रिका मिल गई तो उसमें से कोना काट दिया जिसमें उनके काम की चीज थी। तो गुरुजी जैसे विद्वान लोग इससे बहुत चिढ़ते थे। उनका कहना था इन्होंने अपना तो काम कर लिया, लेकिन जब कतरा ने निकाल दी इसमें से, तो आने वाली पीढ़ियों में से यदि कोई इसको तलाशेगा, इस सूत्र को तलाशेगा, स्रोत को तलाशेगा, तो उसे नहीं मिलेगा। इससे बहुत नाराज रहते थे। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी। पहले तो उन्होंने ये बोला कि आप ये बताइए आपको लोकप्रिय होने की बीमारी तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं है बीमारी। कहने लगे बहुत कठोर होना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी को यहाँ से ना तो कोई किताब देंगे, ना किसी को अखबार देंगे, ना पत्रिका देंगे। जिसे देखना है वो यही संग्रहालय में आके बैठे, आपके चारों कोनों से आप उसे निगरानी रखिए, और ऐसी निगरानी रखिए जिससे ये भले उसे बुरा लग जाए कि जैसे चोर चोरी करने आया है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या बात, हमने उसको फॉलो किया। आप भी देखते हो कि कई बार आपके सामने एक मौका आया कि कोई नाराज होकर चला गया हमसे कि बताइए आपका सामने आप हमको दे नहीं रहे हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज उसमें ये रखी कि हमको लाइब्रेरी नहीं चलाना है, यहाँ से कोई चीज हम किसी को इशू नहीं करेंगे, जिसको पढ़ना है यहीं बैठ के पढ़ ले। हमारे यहाँ चूंकि पुराना जर्जर कागज है, उसको हम फोटो कॉपी नहीं करने देते, बार बार उसकी हैंडलिंग होगी तो वो टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और वो कागज अकेला नष्ट नहीं होगा, इतिहास का एक सूत्र, एक स्रोत नष्ट हो जाएगा। सही बात। यदि आपको आजादी की लड़ाई का इतिहास लिखना है तो अंग्रेजों के जो रिकॉर्ड थे जेलों के, उससे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो इंडियन पेनल कोड और जो सीआरपीसी होती है उसी के अपराधी थे, वो तो उन्हीं धाराओं के। मेरे पिताजी जेल में रहे तो वो 120 बी और जो कौन कौन सी धाराएं होती थी उन्हीं में गिरफ्तार हुए थे। लेकिन कर्मवीर जैसे या दूसरे अखबार उस समय के छोटे छोटे भारतीय भाषाओं के थे, उनसे पता चलता है कि इनकी गिरफ्तारी किस काम से हुई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ही नष्ट हो जाएगा यदि अखबार में सब नष्ट हो जाए। आज सप्रे संग्रहालय में देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से सामग्री नहीं आती हो। 1000 से ज्यादा परिवार सप्रे संग्रहालय के इस बौद्धिक धरोहर के भंडार को भरने वालों में शामिल है। और हमारी सबसे बड़ी पूंजी ये है कि ऐसे विद्वान परिवार जिनका अपना बड़ी प्रतिभा रही है, बड़ी प्रतिष्ठा रही है और बड़ा उनका अवदान रहा है, उन्होंने सप्रे संग्रहालय पर और हम पर भरोसा किया और हमें ये सामग्री सौंपी। अब आप देखिए
पंडित माधवराव सप्रे, आज यदि हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के कितना बड़ा नाम है, संपादक के रूप में, कवि के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र कितना बड़ा नाम है, संपादक हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासवेत्ता हैं और राजनेता थे। सेठ गोविंददास राजनेता और हिंदी के अनन्य हिंदी से भी। लेकिन इन्हें बनाने वाला कौन था? इन सबके निर्माता, इन सबको बनाने वाले थे पंडित माधवराव सप्रे। हमारे यहाँ पथरिया है दमोह जिले में, वहां के जन्मे। रायपुर कर्मभूमि रही, फिर नागपुर कर्मभूमि रही, फिर जबलपुर कर्मभूमि रही। और प्रचंड, जिसे प्रचंड प्रतिभा कहते हैं, असाधारण विद्वान। ये जो जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी में इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका होता है, हिंदी में भी उस तरह का कोई विश्वकोश तैयार हो, इसकी योजना के जो पुरस्कर्ता थे उनमें से काशी नागरी ब्रिटानी सभा ने पहला विज्ञान कोश छापा था हिंदी में। और उसमें जो अर्थशास्त्र वाला खंड था, वो अर्थशास्त्र वाला खंड सप्रे जी ने तैयार किया था। शिक्षा पर हिंदी में पहले व्यक्ति थे वो जिन्होंने निबंध लिखे। हिंदी की पहली कहानी, यद्यपि बहुत सारे लोग नहीं मानते कि वो पहली मौलिक कहानी वही है, एक टोकरी भर मिट्टी, सप्रे जी ने लिखी। हिंदी में समालोचना का व्यवस्थित क्रम सप्रे जी ने शुरू किया। फिर जैसा हमने बताया, जिन लोगों ने तैयार किया उनमें बड़ी असाधारण प्रतिभा थी कि वो ये पहचान लेते थे कि ये जो नौजवान है इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे ही उन्होंने कर्मवीर के संपादन दायित्व उनको सौंपा, माखनलाल चतुर्वेदी को। और आप देखिए, उन्होंने सिद्ध किया कि एक योग्य गुरु के योग्य शिष्य रहे। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, साबित किया। उन्होंने, सप्रे जी ने द्वारका प्रसाद मिश्र को अमृत बाजार पत्रिका भेजा। 1 साल वो पत्रकार के वहां ट्रेनिंग लेके आए, उन्हें वजीफा दिलवाया और आके उन्होंने, देखिए आप, श्री शारदा के संपादक हुए, लोकमत के संपादक हुए, सारथी के संपादक हुए। और कितना नाम हुआ उनका। कृष्णायन लिखी उन्होंने, मध्य स्वतंत्रता संग्राम का बहुत प्रामाणिक इतिहास लिखा उन्होंने। और मुख्यमंत्री रहे, वो तो है ही अलग अपनी जगह। तो ये जो प्रतिभाओं की खोज, उन्हें सही दिशा में प्रवृत्त करना, ये सप्रे जी का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन था। इसलिए उनके नाम पे सप्रे संग्रहालय रखा गया। उनकी सारी सामग्री, जैसे लोकमान्य तिलक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीता रहस्य, इसका हिंदी में अनुवाद सप्रे जी ने किया। और तिलक महाराज बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, तो उन्होंने बड़ी छानबीन के बाद सप्रे जी को हिंदी में अनुवाद करने का दायित्व स्वीकार किया। और आज उसके 30 से ज्यादा संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ये उस किताब की लोकप्रियता का प्रमाण है, उसकी प्रामाणिकता की जो समाज में स्वीकृति उसका प्रमाण है। महाभारत मीमांसा, समर्थ स्वामी रामदास के दासबोध का हिंदी में अनुवाद, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है सप्रे महाराज का। तो एक तो ये हुआ। अब वो सारी सामग्री उनकी जो थी वो सप्रे संग्रहालय में सुरक्षित है और आज भी उस पर काम हो रहा है, आगे वर्षों तक उस पर काम होता रहेगा। रामेश्वर गुरु का मैंने आपको बताया, कामचंद्र प्रसाद गुरु जो हिंदी के व्याकरणाचार्य, उनके बेटे, उनके यहाँ से 2 पीढ़ियों का सामग्री हमारे यहाँ आई। ऐसे ऐसे ग्रंथ आए हैं उनके यहाँ से, हिंदी में, अंग्रेजी के, ऐसी पत्रिका, भारचंद्र की पूरी पत्रिकाएं आई वहाँ से, भारचंद्र हरिश्चंद्र की, बालगंज भट्ट का हिंदी प्रदीप वहाँ से आया। ये सारी चीजें गुरु जी के यहाँ से हमारे आई। मध्य प्रदेश का पहला दैनिक अखबार है दैनिक प्रकाश, जो 1923 की 11 जून को सागर से शुरू हुआ था। उसके पहले यहाँ साप्ताहिक थे, मासिक थे और दूसरे अखबार थे। लेकिन पहला दैनिक अखबार वहाँ जो मास्टर बलदेव प्रसाद निकाला था, उसकी पूरी फाइल हमको दी गुरु जी ने। क्या? अब ये एक अलग तरह की चीजें हैं ये। अब आप देखेंगे, राय बहादुर हीरालाल मध्य प्रदेश के सर्वकालिक सबसे सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित होने वाले बौद्धिकों में से एक, जिन्होंने हिंदी में गजेटियर लिखने की परंपरा डाली। उन्होंने मध्य क्षेत्र के, मध्य भारत के या मध्यवर्ती भारत के ट्राइब्स पर, उनकी भाषा पर, उनकी संस्कृत पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ उनके माने जाते हैं, जिससे कोर्ट में भी प्रमाण के तौर पर, जैसे गजेटियर कोर्ट एविडेंस में माना जाता है, वैसे रावल हीरालाल के ग्रंथ माने जाते हैं। उनका सारी सामग्री सप्रे संग्रहालय में आई। जबलपुर ब्रजभूषण चतुर्वेदी, माखनलाल जी के अनुज, उन्होंने अपनी सारी सामग्री सप्रे संग्रहालय भेजी। जैसे कर्मवीर की पूरी फाइल है, प्रभा की फाइल है, सैकड़ों संख्या में ग्रंथ आए उनके यहाँ से। एक और मजेदार बात आई, उनके यहाँ माखनलाल जी के यहाँ जो ग्रंथ आए, उनमें बहुत ज्यादा ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ये लिखा रहता था, हो गई, और नीचे दस्तखत। अच्छा, माखनलाल जी अंग्रेजी में दस्तखत करते थे,
एम चतुर्वेदी, एम एल अच्छा। चतुर्वेदी। 10 का तो उनके अंग्रेजी मिलते हैं। तो मैंने ब्रजभूषण जी से कहा, मैंने दादा ये बताओ ये इसमें होगा ये क्या है? तो कहने लगे क्या होता है कि माखन लाल जी को इस बात का हमेशा एक बना रहता था भरोसा कि भैया अभी हम बैठे हैं, हम लिख रहे हैं, लेकिन कब सरकार की कृपा हो जाए, वो सरकार का लाड़ आ जाए कि चलो भैया अब यहाँ काम बैठे, चलो जेल, तो अचानक जेल चलेगा, रिपीटिशन ना हो जाए। तो उन्होंने जिसका पर हमने काम कर लिया उसको हो गई लिख दिया। तो उनके बाद जो आदमी काम संभालने वाला होगा वो समझ जाएगा कि इस पर माखन लाल जी इस पर संपादक टिप्पणी लिख चुके हैं। ये हुआ। आप देखिए डॉक्टर धर्मवीर भारती, धर्मियों के यशस्वी संपादक और हिंदी के बहुत प्रत्यक्ष साहित्यकार, उनकी पूरी लाइब्रेरी मुंबई से उनकी पत्नी पुष्पा भारती जी ने सपने संग्रहालय को सौंप दी। उसमें वो चीजें भी हैं जो उनके रेडियो, उन्हें देश भर में पुरस्कार मिले थे। वो फिर इन्होंने एक बड़ा यात्रा वृत्तांत लिखा था बांग्ला मुक्ति संग्राम का, उन्होंने और आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने। उसके बाद उन्हें पद्मश्री मिला, मुंबई में बहुत बड़ा उनका अभिनंदन हुआ। उस अभिनंदन में पेनों की माला बनाई, पेन की निब होती है उस तरह की माला बनाई गई, और उसको इस तरह से बनाया गया जैसे हमारे पिस्तौल में गोलियां होती हैं, कारतूस होते हैं, और वो बांग्ला मुक्ति संग्राम का प्रतीक था। और वहां से वो बम का घोल भी उठा के लाए थे, वो सब सपने संग्राम रखे हुए। अब आप ये देखेंगे डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, हिंदी के वरेण्य ललित निबंधकार, और हैं तो वो साहित्य के व्यक्ति, लेकिन हिंदी पत्रकारिता पर उनका शोध है वो असाधारण माना जाता है। उसके 6-7 संस्करण हो चुके हिंदी पत्रकारिता नाम की किताब के। उनके यहाँ से भी सारी सामग्री सपने संग्रहालय आ गई। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, और दिल्ली में कितने बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने पहले यह तय कर लिया था कि यदि वो स्वयं तैयारी करना नहीं रहेंगे तो उनका बेटा वो अपनी सामग्री सब यहाँ भेज देंगे। तो सपने संग्रहालय में आ गया उनकी सामग्री। वीरेंद्र त्रिपाठी जी एक बहुत बड़े पत्रकार और साहित्यकार रहे हैं, अच्छे लेखक रहे हैं दिल्ली में, उनके यहाँ सामग्री आ गई। पटना से हिंदी के संस्कृत के बड़े विद्वान डॉक्टर श्री रंजन सूर्यदेव, उनके यहाँ सामग्री यहीं आई। जयपुर से राजेंद्र शंकर भट्ट, और बेंगलुरु से मनीषी संपादक नारायण दत्त जी की यहाँ सारी सामग्री यहाँ आई। चेन्नई से डॉक्टर बालसोर रेड्डी ने सामग्री भेजी। अच्छा आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मजेदार बात है, भवानी प्रसाद मिश्र, हम लोग बड़ा उन्हें बहुत, इनकी बहुत प्रतिष्ठा है, हम लोग से बहुत आदर भाव है, उनके श्रद्धा भाव है, बहुत बहुत अच्छे कवि। और ये महात्मा गांधी का जो वाङ्मय है, गांधी वाङ्मय, उसे संपादक रहे वो। उनके चिरंजीव अपने अनुपम मिश्र जी, क्या उनकी पर्यावरण के क्षेत्र में कितना बड़ा उनका काम है। मध्य प्रदेश के गौरव मिश्र जो भोपाल में उनकी बेटी, तो उनकी 55 साल की हस्तलिखित डायरियां वो सारी उन्होंने जी ने यहाँ सपने संग्रहालय को सौंप दी। ऐसे देवी जय चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के देवरी के, सरस्वती की आखिरी संपादक, बल्कि इनके जब ये अपने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और मस्ती जी जब हटे तो तब श्री नारायण चतुर्वेदी में संपादक बने। उनका भी सारा साहित्य आ गया। अमरलाल बेगड़, वो तो बहुत अद्भुत व्यक्ति है, जितने सिद्धहस्त चित्रकार उतने ही अच्छे यात्रा वृत्तांत लेखक। नर्मदा पर 3 किताबें उनकी, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृत से नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, असाधारण कृतियां, जितनी भाषाओं में छपी सब में उनको पुरस्कार मिला। उनकी यहाँ की सारी सामग्री आ गई। रामानुजलाल श्रीवास्तव जबलपुर में इंडियन प्रेस की शाखा थी, उसके करता था, स्वयं बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे व्यंग्यकार। उनकी बेटी साधना जी हैं, उन्होंने रामानुजलाल जी का सारी सामग्री भेज दी यहाँ। सेठ गोविंदास जी की यहाँ सारी सामग्री आ गई। सेठ जी तो हिंदी के अनन्य हिंदी से प्रतिष्ठित रहे हैं। रायपुर से अभी निरंजन महावर जी, वो तो आदिवासी कला और लोक कला के इसके बड़े माने जाते हैं और बड़े समर्पित भाव से उन्होंने उसकी सेवा की है। उनके यहाँ से लगभग 5,500 किताबें हमारे यहाँ अब भी आई इसी साल। अरे डीएवी कॉलेज कानपुर का हिंदुस्तान के उच्च शिक्षा जगह का बड़ा प्रतिष्ठित नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे वहाँ विद्यार्थी रहे हैं, उनकी लाइब्रेरी से कम ये मान के चलिए 7 बुक केस भर चुके 5 खंड वाले इतिहास के इतने ग्रंथ आए हमारे यहाँ। वो असाधारण, हर ग्रंथ असाधारण है। और ग्वालियर से यशवंत नारायण मोघे, संस्कृत का एक बड़ा भारी संग्रह इनके यहाँ से आया। और अभी 3 साल पहले
आगरा की एक बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित लाइब्रेरी रही है चिरंजीवी पुस्तकालय, वो भी सप्रे संग्रहालय से उन्होंने इस भरोसे पर, क्योंकि उन्हें पहले देखा परखा देश भर में किसे देना है। वो दिल्ली गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, सब जगह देखा उन्होंने, लेकिन उनको जगह पसंद आई सप्रे संग्रहालय। और मुझे लगता है ये जो भरोसा हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, ये सप्रे संग्रहालय की सबसे बड़ी, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन ये भरोसे की पूंजी इतनी बड़ी है कि आज सप्रे संग्रहालय में हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, मराठी है, गुजराती है, संस्कृत है और अन्य भारतीय भाषाएं भी हैं, अंग्रेजी भी है। 5 करोड़ पृष्ठ से ज्यादा सामग्री सप्रे संग्रहालय में सुरक्षित है। अब हम लोगों ने एक नई चीज और की जिस पर काम शुरू हुआ, अभी ये जो कोरोना काल में थोड़ा उसमें व्यवधान आ गया। हमारे यहाँ जो विशिष्ट संदर्भ ग्रंथ हैं जी, हम लोग डिजिटाइज करवा रहे हैं, स्कैन करके इसका डिजिटाइज हो जाएगी और फिर धीरे धीरे इसको, अभी तो उसके करीब 2,02,000 पृष्ठ हो चुके हैं। जैसे सरस्वती की लगभग पूरी फाइल हमने डिजिटाइज करवा ली। दिनमान कहीं नहीं मिलता, सप्रे संग्रहालय पूरा मिलेगा आपको, धर्मयोग मिलेगा, साप्ताहिक हिंदुस्तान मिलेगा, कर्मवीर मिलेगा, चांद, विशाल भारत, मधुकर, वीणा, वाणी, श्री शारदा, प्रभा, महात्मा गांधी का हरिजन है, यंग इंडिया है, नवजीवन है, इनका मुंशी प्रेमचंद का हंस और जागरण, एक अलग ही तरह की चीजें हैं। वो चांद का 5 अंक ओरिजिनल, वो जो जब्त हुआ था वो सप्रे संग्रहालय में मिलेगा। जो एक जब्त साहित्य में आपका एक हमारे भारत में अंग्रेजी राज, तपस्वी सुंदरलाल जी की, पंडित सुंदरलाल जी की, उसकी वो जब्त वाली प्रतियां हमारे पास मौजूद है। जो कुछ प्रतियां बाहर निकल आई थी उनमें से एक प्रति हमारे पास भी है। तो आज ये जो भंडार है, ये एक तरह से हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों के जो हमारे शोध छात्र हैं और स्वतंत्र रूप से भी लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सहायक सामग्री है। एक तरह से उनके लिए वरदान है। बस कष्ट केवल है, हमारे यहाँ से फोटो कॉपी नहीं दे सकते, उन्हें आके यहीं बैठ के काम करना पड़ेगा, जिससे कि इनमें से एक भी पन्ना नष्ट न हो जाए। ये हमारे यहाँ की अभी व्यवस्था अभी तक बनी है। लेकिन ये जरूर है। हाँ, आपकी बात पूरी हो जाए। नहीं हो गया वो नहीं, एक वो भी था ना भाई साहब कि वो लोगों ने अपने बहुत पुराने रेडियो, घड़ी, इस तरह की चीजें भी आपको ला के दी। वो एक हम लोगों ने कक्ष बनाया है। हाँ, वो कक्ष है नितिन मेहता के नाम से। अपने यहाँ भोपाल के नितिन भाई, नितिन दादा और आकाशवाणी में संवाददाता थे, पूरे जीवन भर उसी में काम किया उन्होंने। उन्होंने हमको एक बड़ा, उनके पास दिनमान का पूरा सेट था, उन्होंने वो लाके सप्रे संग्रहालय दे दिया। फिर हम लोगों को लगा कि जिन्होंने भी हमको कोई सामग्री दी है, इसको हम अपनी सामग्री नहीं मानते। एक तो जो किताब भी है उसको सील लगाते हैं, किसी ने मुहर लगा देते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम उसमें लिख के रख देते हैं। जिनने सामग्री, उनके दरवाजे पर ही हमारे एक बहुत बड़ी सूची लगी हुई आभार के साथ। हम लोगों को लग रहा था नितिन दादा ने दिनमान जैसी महत्वपूर्ण चीज दी है, इनके नाम पर भी कुछ करना चाहिए, उनकी स्मृति का, उनके सम्मान में। तो हमारे यहाँ बहुत सारे रेडियो आना शुरू हुए। जैसे एक रेडियो हमारे यहाँ आया, ये अपने हमारा जेमनी परिवार है, कमलेश जेमनी, उनके पिताजी हरिकरण जेमनी। अब इनके दादा वो समय फोटोग्राफर नहीं थे, फोटोग्राफी तो शुरू की हरिकरण जेमनी ने, कमलेश जी के पिताजी ने। लेकिन उनके दादा वो तो जौहरी थे, सराफा का काम करते थे। लेकिन अचानक खबर फैली 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। तो भोपाल में उस समय रेडियो की एक ही दुकान थी, वो दौड़ के गए, एक रेडियो खरीद के लाए और रेडियो खरीद, भारी भीड़ हो गई, रेडियो पे समाचार सुनने जा रहे थे। दूसरे दिन उनका जो अंतिम यात्रा निकली, तब भी रेडियो सुना लोगों ने। वो अपने आप में रेडियो का वो तो एक दस्तावेज हो गया। वो रेडियो उन्होंने सप्रे संग्रहालय को भेंट कर दिया। हमारे यहाँ जनसंपर्क संचालन, आज रेडियो की उतनी कदर नहीं हुई बाद में। जनसंपर्क संचालन बड़े पुराने मॉडल के रेडियो थे, एक भोपाल में और एक वहाँ इंदौर के संयुक्त संचालक कार्यालय में। वो हमारे एल के जोशी साहब, वो दोनों उठा के लाके उन्हें रख दिया कि भाई ये दस्तावेज भी संभालो। यहाँ और भी लोगों ने भेंट किए उसका सामग्री, किसी ने ट्रांजिस्टर, किसी ने छोटा, किसी ने बड़ा, किसी ने और बड़ा। कई तो ऐसे जिनमें वो बाल वगैरह वो सुधरते नहीं है। वो उसी खंड में उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कक्ष बनाया नितिन मेहता जी के नाम से।
हाँ अब उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि राय बहादुर हीरालाल की आवाज में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में उनका है। वो एलपीजी बड़े रिकॉर्ड बनते थे, वो लाख के रिकॉर्ड बनते थे, और हाँ एचएमबी होता, ग्राउंड फोन होता था बड़ा, जिसमें पेन लगा वो सुई ऐसे घूमती रहती थी, वो पूरा का पूरा हमारा को। और वो जो उसके रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड प्लेयर भी चालू हालत में है और रिकॉर्ड भी चालू हालत में है, वो अपने आप में एक बड़ा भारी दस्तावेज है। फिर एक और अपन देखेंगे बहुत सारे लोगों के पहले चलते 2 in 1, फिर चला हाँ वो आपका VCR, VCR। ये तरह का ही चलते रहे। तो ये हाँ इस तरह के उपकरण जितने हैं हमारे यहाँ, या वो डॉक्टर सुभाष अत्रे जो DG छत्तीसगढ़ से रिटायर हुए, इस तरह के लोग, अच्छा ये तरह तरह के लोग हैं। और इनसे ऐसे अपन कल्पना नहीं कर सकते इनका कोई पत्रकारिता से या साहित्य से या इस तरह संग्रह से कोई मतलब है, लेकिन अनायास उन्हें अनुभूति ये हुई कि भाई ये सपने संग्रह की जगह ऐसी है कि हमारे घर में ये चीज उसकी मौजूद नहीं है, जितना इसका उपयोग सपने संग्रह होगा वो सारी चीजें हमारे यहाँ सुरक्षित। कैमरे कम से कम 100 से ज्यादा कैमरे अलग अलग तरह के हैं। वो पुराने समय कैमरे, आज चिप चलने लगी कैमरे में, पहले फिल्म चलती थी, उसको फिल्म डेवलप करने की पूरी सामान होता था। तो चाहे वो यहाँ बिंब वाले RC साहू हो या सतीश टेबरे हो या हमारे नरसिंहपुर में आनंद खत्री थे, इनके यहाँ से ये सामग्री भी आ रही है। तो तरह तरह के कैमरे, तरह तरह के रेडियो, तरह तरह के टेलीविजन भी पहले से कितना परिवर्तन हो गया इनमें। तो टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो, ये सब सामग्री हमारे यहाँ के सुरक्षित हो रही है। एक और कई बार होता है, हमने उसका अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव भी किया। ये 14 जनवरी 1949 को बौरास में मकर संक्रांति के मेले में भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के समर्थन में कि भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय हो, एक बड़ी भारी सभा चल रही थी। भोपाल से कुछ लोग उसमें गए थे। वहां अचानक नवाब ने बिना किसी सूचना गोली चला दी और कुछ नौजवान मारे गए। बालगण गुप्ता जो बाद में CPI के बड़े लीडर हुए, वो उस समय कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के यहाँ के बड़े प्रमुख पदाधिकारियों में थे, वो भी उनमें एक थे। तो उन्होंने नर्मदा में तैर के, उस समय पुल नहीं बने थे, तो बोरास घाट जो है, तो नर्मदा के इस पार बोरास घाट मतलब भोपाल रियासत, और नर्मदा के उस पार चले जाए झिकोली, मतलब उस समय होशंगाबाद जिला था, नरसिंहपुर जिला अलग से नहीं बना था, बीच में था, और कुछ साल बीच में ऐसा रहा जब जिला खत्म हो गया था। तो वहां से नदी में तैर के उस पार चले गए। वहां से 25 किलोमीटर पैदल चल के गए गाडवाड़ा तहसील प्लेस। वहां से उन्होंने तार घर से एक तार किया दिल्ली, जिसमें सारी सूचना दी, और वो तार किया उन्हें जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को। हमें चतुर्वेदी ने भेंट किया, और चतुर्वेदी उस समय दिल्ली के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में से एक थे। सरदार पटेल से सीधा उनका संबंध था, तो उन्होंने तार जाके सरदार को दिखा दिया। तो सरदार को लगा कि बहुत हो गई, और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन की मुद्दा आ गई। अब वो तार हमारे यहाँ रखा हुआ है। अब बताइए कितना बड़ा दस्तावेज है भोपाल विलीनीकरण आंदोलन का। इस तरह की बहुत सारी सामग्री सपने संग्रहालय में मौजूद है। मैंने देखा है कि जिस समय वहाँ कमला पार्क से ये यात्रा शुरू हुई थी, एक छोटी सी जगह से, जो लोग आपके साथ जुड़े थे वो आज भी आपके साथ जुड़े, और उनको लेकर आप भावुक भी। आपने अनेक अवसरों पर उनके हर योगदान का जिक्र किया है। ऐसे कुछ नाम जरूर आप लेना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमने आपको सामग्री संग्रह वालों के नाम बताए जो देश भर के प्रमुख, हमारे यहाँ शुरू में, सबसे शुरू में एक आध साल तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जो सामान्य प्रक्रिया है उससे हम बुरा नहीं मानते, बुरा माना भी नहीं। ये क्या रद्दी इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसा कहते थे लोग, समय नष्ट कर रहे हैं। 1 साल तक लेकिन हमारी टीम बनना शुरू हो गई थी। और वो जो टीम थी उसमें सबसे पहले जुड़ने वाले 2 व्यक्ति थे। एक तो सुरेश शर्मा जी, ये उसमें नवभारत में खेल संवाददाता हुआ करते थे, लेकिन हम लोग प्यार से उन्हें सब लोग बड़े भैया कहते थे, तो उनका बड़े भैया नाम ज्यादा प्रसिद्ध है सुरेश शर्मा के बजाय। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, सबसे पहले जुड़े। भोपाल में सामग्री ढूंढना और उसको सपने संग्रह तक लाना, या जहां उन्हें जरूरत पड़ती वो हमें ले जाकर उनसे बात करना। और इसमें भी एक बड़ा दिलचस्प बात हुई, एक बार हम कई जगह गए तो हम लोग क्या था, जनसंपर्क विभाग की गाड़ी ले जाते थे। एम्बेसडर थी उनके पास, अच्छी पुरानी एक कत्थई रंग की, और एम्बेसडर का जो डिक्की होती है उसमें 4 बोरे सामान भर जाता है। तो आप देखा कि एक बार हम गए नहीं महीने भर, तो हमको जोशी जी बोले, एल के जोशी साहब वो समय आयुक्त थे, तो बोले चले क्या बात है सीधा जी, आप कहीं गए नहीं, 2 महीने हो गए करीब करीब।
तो मैंने कहा नहीं, लोग बिल्कुल बहुत परेशान करते हैं, बुला लेते हो, देते नहीं, बड़ा अपमान महसूस होता है। तो उन्हें बड़ी पते की बात कही है। बोले कहला देखो पंडित जी, जब अपन ने झोली फैला ली है तो ईगो नहीं होना चाहिए। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। झोली फैलाओ, क्योंकि आप अपने लिए मांग नहीं रहे हो, इस समाज का काम कर रहे हैं। यही काम यदि कोई सरकार करेगी तो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो भी विश्वसनीयता संकट बना रहेगा। पता नहीं कोई देता सामग्री नहीं, आप पर लोग भरोसा करके दे रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं छत के नीचे सामग्री इकट्ठा करने का, आप इसमें कभी संकोच मत करिए। तो ये हुआ। अब आप देखें दूसरे व्यक्ति जुड़े हमारे शौकत रमू जी, उर्दू के बहुत बहुत बड़े, और उनके पिताजी तो बहुत यशस्वी व्यंग्यकार रहे मुल्ला रमू जी। उर्दू उन्होंने पैदा की। दूसरे से व्यक्ति वो जुड़े। एक हमारे यहाँ आते थे दादा, हाइडिगर दादा, उनसे हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी। तो हाइडिगर दादा एक चाबी थी कि बड़ी, वो नीचे वाले से लगाते थे। तो हाइडिगर दादा ने ताले में चाबी लगा दी, इसका मतलब घड़ी मिला लीजिए 10 बज गए। उनसे हमने सीखा, उनसे हमने व्यवस्थित करना सीखा। फिर एक बहुत बड़े व्यक्ति हमारे साथ जुड़े। हमारे आंधी पत्रकार संघ की एक टीम थी, वो इसके साथ लगी थी हमारे साथ। उन्हीं में से हमने इसका सोसाइटी बनाया था, उन्हीं लोगों को शामिल रखा, क्योंकि उनका और हमारे बीच में तालमेल बहुत अच्छा था। और हमारे साथियों ने कभी कोई जो सामान्य तौर पर संस्थाओं में विघ्न बाधाएं पैदा होने की आम बीमारी होती है, उससे सफरे संग्रहालय हमेशा मुक्त रहा, जिसके लिए मैं उनका बड़ा हृदय से आभार हूँ हमारे साथियों का। ये सारा जब चलता रहा तो इस चलते चलते क्या हुआ, संतोष कुमार शुक्ल जी जनसंपर्क विभाग में एडिशनल डायरेक्टर थे, मध्य सरकार में उप सचिव रहे जनसंपर्क के। ये सप्रे जी के नाम पर संस्थान रखा जाए, मूलतः उन्हीं का विचार था। और जब वो रिटायर हुए तो उनके पास एक बड़े अखबार के मालिक खुद गए, उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ हमको गाइड करने, आपको नौकरी नहीं करना है, और 10,000 रुपये महीने आपको हम सम्मान निधि देंगे, आप केवल बताते जाइए कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और घंटे 2 घंटे जब आपका मन तब आ जाना। उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि देखिए, हमारे आपके संबंध जैसे थे अच्छे वैसे अच्छे बने रहेंगे, लेकिन अब हम कोई काम नहीं करेंगे, हमने अब जीवन के लिए काम खुद तय कर लिया है। और दूसरे दिन वो हमारे पास आ गए और बोले सीधा ये टेबल कुर्सी दे दो। उस समय तक हमारे दिमाग में ये नहीं था कि शुक्ला जी क्यों कह रहे हैं, हम संसार की किताब लिखने का इरादा होगा। तो हमने सबसे बढ़िया टेबल, सबसे बढ़िया कुर्सी, सारे सिस्टम वहाँ उन्हें सौंप दिया। ये कमला पार्क में जब हम 3 साल तो रहे पुराने बोर्जे में, उसके बाद चले गए नैंडल हाईवे ऊपर, तो यहाँ 600 वर्ग फुट जगह थी, वहाँ 3000 वर्ग फुट जगह हो गई। तो वो भी 10 साल में ऐसा हो गया, गोदाम जैसा भर गया, तो निकलने की दिक्कत नहीं हो रही। शुक्ला जी आए तो उनकी व्यवस्था कर दी। फिर 2-3 दिन बाद पता चला कि नहीं, अब वो उन्होंने एक तय कर लिया कि बाकी जीवन उनका सप्रे संग्रहालय में यही करेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। हम लोग तो जोश में थे, सामान ले आए, रख लिया, रैपर बनवा ली, उसमें रख लिया, जिल्द बनवा ली, ये सब कर रहे थे। लेकिन एक संस्था में व्यवस्थित कार्य प्रणाली कैसे हो, इसका दिशा निर्देश, इसका प्रशिक्षण हमारे कार्यकर्ताओं को संतोष शुक्ला जी ने दिया। हाँ, और उन्होंने कई चीजें सिखाई। जैसे वो कागजों में कुछ लिखते थे, उन्होंने नोट्स लिए, तो उसके कोने में एक जगह गोला बना के वो लिख देते थे कि किस किताब से, किस पत्रिका से, या किस अखबार से, किस प्रश्न से ये उन्होंने संदर्भ लिया है। तो इतना पक्का चोखा काम था उनका। हमने उनकी किताब भी उनकी निकाली है, मूर्धन्य संपादक, जिसमें करीब 55-56 संपादकों के बारे में उनके लेख संकलित थे। तो शुक्ला जी मिले। और अब तो ये है कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज 1000 परिवार और हमारी जो काम करने वाली टीम है, ये सब इतना बड़ा परिवार बन गया है कि सप्रे संग्रहालय अपने आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जा रहा है। साधन हमारे पास कम है, लेकिन साधनों का संकट सप्रे संग्रहालय की विकास यात्रा में कोई बाधक नहीं बन पा रहा है। ये एक हमारी बड़ी भारी है। अभी हमारे यहाँ प्रयागराज से डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र और उनके ससुर थे डॉक्टर उदयनारायण तिवारी, जो बहुत बड़े भाषा विज्ञानी थे हिंदी में। उनका और इनका दोनों की जो सामग्री हमारे यहाँ आई, तो आप ताजुब करेंगे कि राहुल शंकराचार्य के भी 100 से ज्यादा चिट्ठियां आई हैं उसमें। कमाल भाई, पंडित तो बहुत है, महापंडित तो एक ही हुआ है हिंदुस्तान में।
राहुल हाँ। कंकराचार्य के 100 से ज्यादा चिट्ठियां जो अलग अलग संदर्भ हैं। फिर ये खोजबीन चलती रही। एक हमारे साथ जुड़े सुधीर विद्यार्थी जी बरेली के। अब हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा वो था, एक तरह से तनाव भी था, कहीं बेचैनी भी थी कि बताओ हम कुछ नहीं कर पाए। और वो क्या नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए मतलब हमारे यहाँ भारत की पत्रकारिता के इतिहास में बहुत अलग तरह का एक दृष्टांत है। दुनिया में उसके समकक्ष में दूसरी घटना नहीं है। 1907 में प्रयागराज से उर्दू का एक साप्ताहिक निकलता है स्वराज नाम का। शांति नारायण भटनागर उसके संपादक पहले। वो 2.5 साल तक निकला, कुल 75 अंक छपे और एक के बाद एक उसमें 8 संपादक हुए और उसमें संपादक का विज्ञापन निकलता था। उर्दू स्वराज के वास्ते एक एडिटर मतलूब है जो जौ की 2 रोटी और 1 प्याला पानी में गुजर कर सके और हमेशा जेल जाने के लिए तैयार रहे। एक के बाद एक 8 संपादक हुए, सबको मिलाकर 94 साल 6 महीने 94 साल 9 महीने की सजा हुई, जिनमें से 2 को काला पानी हुई। अब हमको यह था कि उर्दू स्वराज का हमें कोई एक भी प्रति नहीं मिले। इतने प्रतापी संपादक जिनका कोई जोड़ नहीं है तो दुनिया के इतिहास में, उनका कोई चित्र नहीं। तो सुधीर विद्यार्थी जी ने मदद की, उन्हें कहीं से ढूंढ के हमको संपादकों के चित्र उपलब्ध करवाए, हमने लगाए संग्रहालय में। क्योंकि हमने संग्रहालय में दीर्घा भी बनाई है और वो दीर्घा ऐसी करीब 250 संपादकों के तमाम भारतीय, अंग्रेजी भी है, तमाम भारतीय भाषा भी, हिंदी वाले ज्यादा है उसमें, लेकिन उनके चित्र लगा रहे हैं, उनके जो उनके नाम लिख रहे हैं, इसीलिए कि हम सामान्य से शादी ब्याह के लिए जाते हैं, शादी ब्याह की लड़का लड़की देखने जाते, कितने सवाल करते हैं, तुम्हारी बुआ कहाँ जाई है, अच्छा भाई तुम्हारे चाचा की शादी कहाँ हुई है, तुम्हारे माम इनका ननिहाल कहाँ है, क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम परखना चाहते हैं कि हम किनके साथ रिश्ता नाता जोड़ रहे हैं। हम ये पूछते हैं भाई आपके खानदान, पूछते हैं कि हम किस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो कलम जीवी जो हैं, जो पत्रकार हैं और साहित्यकार हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए उनके कलम के पुरखे कौन थे। सही बात। तो कलम के पुरखों के चित्र सपने सरेशी लगाए हैं। आज तो फिर भी कुछ लोगों को पता है कि ये कौन है, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद जो पीढ़ियां आएंगी उन्हें पता नहीं होगा, नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ये। तो हमने बहुत दीर्घा लगाई। फिर हमको लगा कि ये बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे युगल किशोर शुक्ल, जिन्होंने हिंदी का पहला अखबार उदंत मांडर निकाला 30 मई 1826 को, जिसके कारण 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये युगल किशोर शुक्ल कलकत्ता कानपुर के थे, वहां से कलकत्ता गए, कचहरी में काम भी करते थे, तो उन्होंने अखबार निकाल लिया। वो अखबार 1.25 साल 1.5 साल चला, बंद हो गया क्योंकि उसका मतलब नहीं मिला। लेकिन बुनियाद तो उन्होंने डाली थी, हिंदी पत्रकारिता की बुनियाद डाली, न केवल बुनियाद डाली, उन्हें ये समझ थी कि पत्रकारिता होती क्या है। उन्होंने अपने पहले अखबार में ये घोषणा की कि हिंदी वाले अपनी ही भाषा में समाचार जान और समझ सके, इसके लिए वो हिंदी के हेत ये उन्होंने नया ठाट ठाटा। तो ठाट को बेचारे नहीं संभाल पाए, कुछ साधा उसके समर्थन नहीं मिला। जिन हिंदी वालों को, जिन वहाँ के व्यवसायियों के हित की उन्होंने बात उठाई, वे भी पीछे हट गए उनकी मदद करने से और अखबार बंद करना पड़ा। लेकिन अब समस्या ये है कि आखिर युगल किशोर शुक्ल कौन थे, उनकी कोई तस्वीर नहीं मिल रही। फिर हमको एक लगा कि नहीं, ये जो अपने यहाँ श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, उसका असली विधान ये है कि हम करें उनका तर्पण, उनके उत्तराधिकारी के रूप में। हम हैं उनके वंशज, जो कलम के सिपाही है, कलम के मजदूर है, ये उनके वंशज है। तो हम लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया। हमारे यहाँ सप्रे संग्रहालय में 101 पौधे रोपे जो अब पेड़ बन चुके हैं। उसके लिए हमने कैसे अमरलाल बेगड़ जी को बुलाया, शिव गोपाल मिश्र जी को बुलाया, ऐसे लोगों से बुला के वो पौधे रोपने का काम किया। आज वो पौधे बड़े हो रहे हैं, जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, करीब 10 साल हो गए हैं, थोड़े और बड़े हो जाएंगे, हर एक में उनके नाम की तख्ती लगा देंगे जिसकी स्मृति में उनका रोपण किया गया था, और वो पौधे आज पेड़ बने। तो ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के हम लोग करते रहते हैं। अभी पत्रों का भी हमको एक काम करना है। एक जो पत्र आए हैं, जैसे नारायण दत्त जी हिंदी के मनीषी संपादक, वैसे उनकी भाषा तो कन्नड़ थी, भाषाएं आती थी उनको, कन्नड़ आती थी, तेलुगु आती थी, गुजराती आती थी, मराठी आती थी, संस्कृत तो प्रकांड पंडित थे वो हिंदी के। उनके समकक्ष
कोई संपादक हमें ताजे इतिहास में मिलता नहीं है, मनीषी संपादक थे। उनकी जो चिट्ठियां थी वो चिट्ठियां एक तरह से जैसे पत्राचार पाठ्यक्रम होते हैं तो लेसन प्लान जाते पढ़ाने के लिए, उनकी हर चिट्ठी एक लेसन प्लान है जिसमें, और इसके जरिए उन्होंने कम से कम 20 से ज्यादा विज्ञान, हिंदी में विज्ञान लेखक तैयार किए उन्होंने। और उन्होंने शब्दों पर विमर्श किया, उसके अर्थ पर विमर्श किया, वर्तनी पर विमर्श किया, उसके सही प्रयोग पर विमर्श किया। तो एक तरह से वो जीवंत पाठशाला है। अब हम लोग उसे पत्रों की पाठशाला करके उसका प्रकाशन करने जा रहे हैं, किताब का, उस काम में भी लगे हुए हैं। ये बहुत तरह के अनुभव बहुत है, कठिनाइयां भी होती हैं, कभी कभी व्यवधान भी आते हैं, लेकिन हौसला पस्त नहीं होता, क्योंकि आज हमारी एक बड़ी मजबूत टीम है और वो मजबूत टीम की निष्ठा है, उनकी निष्ठा सपने संग्रह जो काम कर रहा है, जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है उसमें है। तो इसीलिए आज यदि आप देखेंगे तो सपने संग्रहालय में 26,290 शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाएं संग्रहित है। शीर्षक मतलब 26 हम लोग के हमारे पास 50 साल के अंक है, एक साल के 52 को 50 साल कितने हो गए, लेकिन धर्म का हम एक गिनेंगे, शीर्षक एक है। तो ऐसे 26,000 से ज्यादा शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। हमारे यहाँ 1,66,000 से ज्यादा ग्रंथ संग्रहित है। 3,000 से ज्यादा हमारे यहाँ पांडुलिपियां है, जिनमें से 1,000 ज्यादा हस्तलिखित पांडुलिपियां है। 200 रेडियो, ग्रामोफोन, कैमरे, फोन, टाइपराइटर आदि है। 284 लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों के 25,000 से ज्यादा पत्र हैं। ये जो खजाना है, इस खजाने के आधार पर अभी तक हिंदुस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 1,000 से ज्यादा शोध छात्रों ने अपनी पीएचडी, जिनमें 7 डिलीट भी हैं, उन्होंने अपनी थीसिस पूरी की है। और एक तरह से सपने संग्रहालय की स्थापना का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध करने वाला ये आंकड़ा है, और यह सिलसिला लगातार जारी है। ये अभी उसकी वर्षगांठ आने वाली है ना भाई साहब जी? सपने संग्रहालय की वर्षगांठ आने वाली है ना, 19 जून को। 19 जून को कितने वर्ष हो जाएंगे? इस बार तो इस बार कोई समारोह नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संघ वहाँ इसी कारण, लेकिन हम लोग बाकी तो काम कर ही रहे हैं। हाँ, कितने वर्ष हो जाएंगे? हम इस संकट काल में भी 2-3 काम कर रहे हैं। एक तो हमारे पास जिन चीजों को सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, उस सॉफ्ट कॉपी हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और जो गाइडेंस लोग हमसे पूछ रहे हैं हम क्या करें, तो हम बता देते हैं ये किताब ले लो, अभी इस किताब में पढ़ लो, यहाँ ये मिल जाएगा। तो वो जो गाइडेंस का काम है वो तो लगातार चल रहा है और उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी हम लोग कम से कम ये मान के चल रहे हैं कि जुलाई के महीने तक हम लोग इस स्थिति में नहीं आएंगे, हम लोगों को इस बात की अनुमति को यहाँ आके बैठे काम करने लगे, क्योंकि ये जो कोरोना नाम की महामारी है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। कोई नहीं जानता कहाँ होगा, कैसे होगा, किसको होगा, कैसे नहीं होगा। बस केवल इसमें यही है कि सावधानी में सुरक्षा है। तो चाहे वो हमारे फिजिकल डिस्टेंस की बात हो, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे बार बार हाथ धोने की बात हो, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमको जितना कम से कम हमारी आमद रफ्त होगी, जितनी कम हमारी आवाजाही होगी, जितना कम हमारा संपर्क होगा, उतनी सुरक्षा हमारी बनी रहेगी, दूसरों की बनी रहेगी। और उस बारे में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन इस बीच में जो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, उन्हें फोन पर या ईमेल पर वो सारी मदद हम लोग करते जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी जो बात हमारी है, इसमें हमको 2 चीजें जरूर हमको चाहते हैं कि बात होना चाहिए। एक तो आखिर हमारे संस्कार कहाँ से आए, आखिर इस दिशा में हम क्यों प्रवृत्त हुए। अभी हमारे पास जो समय है वो अभी हमारे पास समय जो है वो 1 मिनट रह गया। 1 मिनट। अच्छा, बस तो ठीक है। तो आप ये उस 1 मिनट में आप ये कर लीजिए बात कि हमारे माताजी श्रीमती कृष्णा देवी श्रीधर, हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी पिताजी पंडित सुंदरलाल श्रीधर और नर्मदा प्रसाद मालवीय, ओंकार पाठक जैसे हमारे गुरु, उन्होंने हमको जो शिक्षा दी, संस्कार दिए, ये कहीं ना कहीं बीज वहीं से चला है। और हमारे गांव की भी अपनी एक बहुत सी विशेषता पुण्याई है, जो वहाँ का एक सृजनात्मक रचनात्मक हमारे यहाँ परिवेश रहा है। उस परिवेश के कारण जो संस्कार मिले, उसके कारण हमारी यात्रा यहाँ तक जा पाई है।
हमारा कहना ये भाई साहब कि एक बार हमें और आना पड़ेगा आपसे बातचीत करने कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे मित्रों का कहना ये है कि जो अभी हम और जानना चाहते थे, कई बातें रह गई हैं, तो आप अपने मन में एक संस्करण फिर सही। हाँ, तो उसको हम बल्कि किसी दिन छुट्टी के दिन दोपहर में रख लेंगे। हाँ ठीक है, ये कर लेंगे, उसका एक अलग से सब। ठीक तो है। अभी इसमें बहुत से हिस्से हैं, मतलब जैसे मुझे आंचलिक पत्रकार संघ के बारे में बात करना थी, या जो आपने पुरस्कार स्थापित किए पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये इन सब के लिए एक बार हम लोग फिर मिलेंगे भाई साहब। हाँ, हमारे सप्रे संग्रह प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पूरी बात अलग से होना चाहिए। हाँ, तो जल्दी ही समय तय करके सबको सूचित करके मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी, लेकिन इतना संवाद हुआ, और जो मित्र इस संवाद में भागीदार बने, जुड़े, उन सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सिलसिला बातचीत का, संवाद का अपन जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्रणाम करता हूँ।